जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, हम आज की क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे कुछ पुराने टॉपिक्स के बारे में जो हमारे छूट गए थे। तो ये आज की एक्स्ट्रा क्लास है गाइज, और ये करंट अफेयर्स की क्लास है। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस लेक्चर को एंड तक जो है वो जरूर देखिएगा। और मैं आपको बता दूं, ये हमारे ज्ञान सर हैं, और ज्ञान सर का गाइज स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपको जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करनी है तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करिएगा। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, या हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ एग्जाम को भी क्वालिफाई करना चाहते हैं पीएससी के, तो आपके लिए कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। आप बिल्कुल ज्वाइन करें कोर्सेज को, प्रॉपर यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है, एंड विथ प्रूफ ऑल्सो। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके प्रूफ भी मांग सकते हैं, आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ जो है वो पूरी चीजें बताई जाएंगी। तो हमारा जो टॉपिक जो छूट गया था गाइस, ये आरबीआई का टॉपिक और क्वांटम ग्रेविटी का टॉपिक जो है वो हमारा छूटा था। तो चलिए आइए इस पर आते हैं हम अपने टॉपिक को। बाकी पूरे टॉपिक्स हमने जो है वो कवर अप कर लिए थे। और मैं आपके आज कमेंट जो है वो नहीं ले रहा हूं, मैं आपके कमेंट जो है वो रेगुलर क्लास में लूंगा, जो कि होगी कल की क्लास। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था, ये वाला टॉपिक था, ठीक है। तो अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठो, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी इन टॉपिक से रिलेटेड वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको जो है वो नोट डाउन करते चलना है। राइट। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग जो है वो टॉपिक को जो है वो शुरू करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स का कंट्रोल 12 महीने के लिए अपने हाथ में ले लिया है। तो आरबीआई जो है वो क्यों करती है ऐसा? कभी कभी स्टेट पीएससी पूछ सकती है कि कौन से बैंक का कंट्रोल जो है वो आरबीआई ने अपने हाथ में लिया है, तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिख लो। ये मुंबई का बैंक है, आरबीआई ने इसका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। क्यों करती है? अच्छा, और 12 महीने के पीरियड के लिए लिया है। क्यों एक साल के लिए इसने अपने हाथ में पूरा कंट्रोल ले लिया? क्योंकि इसके अंदर कुछ गड़बड़ियां हो रही थी, और आरबीआई बैंकर्स बैंक है, ये देखती है कि अगर कोई भी बैंक के अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए आरबीआई डायरेक्टली उसको जो है वो मॉनिटर करती है और उसको सपोर्ट करती है। राइट। अब बात ध्यान से सुनना। एक पुराने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल को इसका अब एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट कर दिया है आरबीआई ने। आरबीआई ने बोला है एक पुराने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी को कि आप जाओ और उस पर अपने एक्सपर्टीजम जो है वो दो, एक्सपर्ट एडवाइस दो, और उसकी जो प्रॉब्लम चल रही है उसको रिजॉल्व करो। अब ये डिसीजन बैंक स्टाफ द्वारा फंड मिस एप्रोप्रिएशन के आरोप के बाद लिया गया। मतलब ऐसे आरोप लगाए गए थे इस बैंक के ऊपर कि यहाँ का जो स्टाफ है वो फंड को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा है, गड़बड़ी है, जिसके चलते 13 फरवरी से 6 महीने के लिए लोन इशुएंस और डिपॉजिट विड्रॉल्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। आरबीआई ने बैंक के अफेयर्स को मैनेज करने और ऑपरेशंस को रिवाइव करने में एडमिनिस्ट्रेटर की मदद के लिए एक कमेटी ऑफ एडवाइजर्स भी अपॉइंट करी है। इन्होंने सिर्फ एक एसबीआई के ऑफिशियल को, एक्सपर्ट को सिर्फ अपॉइंट नहीं किया, बल्कि उसके साथ एक टीम भी दी है कि जो उसको सपोर्ट करेगी। देखो कितनी अच्छी, मतलब आरबीआई, आप एक एग्जांपल लिख सकते हो अपने मेंस के अंदर कि आरबीआई किस तरीके से सपोर्ट करती है। आप पूछते हो ना मुझसे अक्सर कि सर मेंस का आंसर जो है वो कैसे बनाए, करंट अफेयर्स को कैसे यूज करें इकोनॉमिक्स के अंदर, ये एग्जांपल आप दे सकते हो कि हमारे बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आरबीआई हमेशा सपोर्ट करती है। उसका रीसेंट एग्जांपल न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है। ऐसे ही कस्टमर्स ने अपनी डिपॉजिट्स की सेफ्टी को लेकर चिंता जो है वो व्यक्त करी है, लेकिन बैंक के 1,30,000 डिपॉजिटर्स में से अप्रोक्सीमेटली 90% डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के अंडर कवर्ड है। तो सोचो, यानी कि किसी का पैसा यहां पर डूबेगा नहीं, ये चीज आरबीआई इंश्योर करती है। क्यों करती है? क्योंकि अगर बैंकिंग सिस्टम से हमारे देश के लोगों का ट्रस्ट अगर खराब हो गया ना, तो हमारी इकोनॉमी फेल हो सकती है। पता है आपको, ये बहुत बड़ा और गंभीर टॉपिक है। तो आरबीआई ने क्लैरिफाई किया है कि ये रेस्ट्रिक्शंस बैंक के लाइसेंस को कैंसिल करने के बराबर नहीं है, यानी कि बैंक का कोई लाइसेंस कैंसिल नहीं हो रहा है, और फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और नेसेसरी एक्शंस की अश्योरेंस जो है वो दिए गए हैं। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको जो समझा देता हूं, उसमें लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतनी सी चीज बस लिख लो आप, सिर्फ समझने वाली चीज थी। अब मेरी बात थोड़ी सी सुनिएगा। आरबीआई हस्तक्षेप क्यों कर रही है? तो बैंक के चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ने मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, जब अगर आप आईएएस बनते हैं तो पता है आपको, ईओडब्ल्यू का हिस्सा भी जो है वो आप हो सकते हैं। इवन आईपीएस भी ईओडब्ल्यू का हिस्सा आप हो सकते हैं, क्योंकि मैं एक परिचित को जो है वो जानता हूं जो आईपीएस है, जो ईओडब्ल्यू के अंदर जो है वो ऑपरेट करते हैं। यहां पर फंड मिस एप्रोप्रिएशन की कंप्लेन फाइल हुई थी। वैसे तो आईपीएस वगैरह इस पे ऑपरेट करते हैं, और आईएएस ऑफिसर्स बेसिकली उनके एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो देखते हैं। तो आरबीआई के स्पॉट इंस्पेक्शन में
यानी कि जब आरबीआई गई वहां पर जाकर उसने इंस्पेक्ट किया तो इसमें सुपरवाइजरी कंसर्न सामने आए कि भाई सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, जिससे डिपॉजिटर्स की प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी रिस्टोर करने के लिए इमीडिएट रेगुलेटरी एक्शंस की जरूरत पड़ी। तो अब एक कंप्लेन फाइल हुई, कंप्लेन से आरबीआई ने तुरंत देखो एक्शन लिया। तो इतनी फास्ट प्रोसेस जो है वो होती है सिर्फ हमारे बैंकिंग सिस्टम के ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए। मार्च 2024 तक बैंक का टोटल डिपॉजिट कितने करोड़ था वो याद रखने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझो। इसमें सेविंग, करंट और टर्म डिपॉजिट्स 27%, 4-5% और 70% के आसपास थे। तो टर्म डिपॉजिट ज्यादा थे इसमें, आप देख सकते हैं कि 67.82% इसके अंदर हम लोग को जो है वो टर्म डिपॉजिट जो है वो देखने को मिल रहा है। लिखने की जरूरत नहीं है ये, मतलब जो लोग डिपॉजिट जो है वो करते हैं अपना पैसा, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए बैंक ने 22.77 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया था। इन्होंने बोला कि हमें करीब 23 करोड़ के आसपास का जो है वो नुकसान हुआ है, जो पिछले साल के 30-31 करोड़ के लॉस से थोड़ा सा इंप्रूव किया है इन लोगों ने। बट फिर भी लॉस तो हो ही रहा है बैंक को। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9.06% थी, जो आरबीआई मैंडेटेड 10% रिक्वायरमेंट से कम थी। आरबीआई ने बोला था कि भाई आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है उसको 10% मेंटेन करना है, ये लिख लो। आरबीआई का मैंडेट होता है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होनी चाहिए वो 10% जो है वो होनी चाहिए। क्या मुझे कोई कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की प्रॉपर डेफिनेशन? जल्दी से जो है वो लिखकर बताओ अभी के अभी, वीडियो को पॉज करो, और क्योंकि ये सब चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, राइट, बहुत अच्छे से कि क्या होती है इसकी डेफिनेशन, क्या होता है इसका मीनिंग, राइट। और आरबीआई ने जो है वो क्या लिमिट जो है वो सेट करी हुई है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। देखो क्या होता है कि बैंक का जो कैपिटल है, यानी कि बैंक के लोग जो बैंकिंग सिस्टम को पूरा चला रहे हैं उसमें जो उन्होंने पैसा रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है, अब उसको एक बैंक की तरह मानो, ठीक है, आपकी कंपनी है। उसको चलाने के लिए ऑब्वियसली बात है कि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, आप उसको चलाने के लिए अपना कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हो। तो ये मान के चलो कि बैंक का ये कैपिटल हुआ, पहली चीज है ना। और उसका रेशियो किसके साथ? उसके रिस्क वेटेड एसेट और लाइबिलिटी के साथ। मतलब बैंक के लिए लाइबिलिटी क्या है? जिन लोगों ने पैसा जमा किया है बैंक में वो बैंक की लाइबिलिटी है, क्योंकि उसको बैंक को वापस देना है। और दूसरा कि रिस्क वेटेड एसेट, मतलब कुछ ऐसे एसेट होते हैं जिसमें रिस्क होता है, जैसे बैंक लोन दे रही है और लोन देने के बाद जो है वो बैंक क्या करती है कि उसकी रिकवरी जो है वो नहीं हो पाती है। तो इसके पूरे रेशियो को जो है वो समझा जाता है, ठीक है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा कि अगर बाई चांस बैंक जो है वो लॉस में जाती है तो एटलीस्ट बैंक का कैपिटल जो है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए 10% का, कि वो इस गड़बड़ी को, इस इशू को जो है वो मैनेज कर सके। तो उसको कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRAR के नाम से भी जाना जाता है, चाहो तो लिख लो कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो या रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ठीक है। बैंक कैपिटल टू रिस्क भी इसको जो है वो कहते हैं कि अगर रिस्क अगर कोई होता है बैंक के डूबने का, तो एटलीस्ट उतना पैसा होना चाहिए बैंक के पास कि बैंक चीजों को जो है वो मैनेज कर सके। तो इसके पास जो है वो इन्होंने इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस ही बात है कि आरबीआई आरबीआई तो कार्रवाई करेगी बॉस। यस, तो ये चीज है। फिर 11.66% एडवांसेस ईयर ऑन ईयर श्रिंक हो गए। यानी कि इसमें हम लोग को लगातार साल दर साल में देखने को मिल रहा है कि बैंक का जो पैसा है या लॉस है वो बढ़ता जा रहा था, और उस लॉस को ठीक करने के लिए बैंक पर्याप्त पैसा नहीं अपने पास रख पा रही थी। तो अब आरबीआई ने जो है वो क्या, अब अभी तक आपको इतने में ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो आपको कोई बैंकिंग का एग्जामिनेशन तो देना नहीं है, राइट, आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने क्या समझा कि भाई बैंक जो है वो लगातार लॉस में चल रही थी, वो पॉइंट हमने देखा। अब आप एक मान के चलो अपने आप को एक अधिकारी समझो, तब आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। जनरली क्या होता है, लोग इकोनॉमिक्स के टॉपिक में टर्म्स पर ज्यादा फोकस करने लगते हैं और चीजें के फिर कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करते। आप मेरी अब बात बहुत ध्यान से समझोगे तो आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। आप सोचो कि आप एक अधिकारी हो। अब आप देख रहे हो कि भाई आपके सामने एक कंपनी है और वो कंपनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आपको उस कंपनी को ठीक करना है। आप वहां पर गए, आपने देखा कंपनी में प्रॉब्लम क्या है, भाई कंपनी के अंदर लगातार लॉसेस हो रहा है। तो आप क्या करोगे? आप अपनी स्ट्रेटजीज बताओगे कि जिससे लॉसेस कवर करें। दूसरी बात यहां पर हो रही है बैंक की बात, और पब्लिक का ट्रस्ट बैंक के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो भाई जिससे पैसा लिया उसको पैसा देना भी तो जरूरी है। आप किसी के पैसे खाओगे तो ट्रस्ट जो है वो खराब हो जाएगा, या पैसे किसी के डूबेंगे तो ट्रस्ट खराब हो जाएगा। तो आपने बोला कि भाई आप अपने पास इतना पैसा रखो, यानी कि आपने कंपनी के ओनर को बोला, यानी कि वो आप ही की कंपनी जिसको आप मैनेज कर रहे हो,
तो आपने वहां पे अपने स्टाफ को बोला कि भाई देखो, इतना पैसा हमेशा अवेलेबल होना चाहिए कि जिससे कि कल को कोई आए तो आप निकाल कर पैसा दे सको, जिससे बैंक का ट्रस्ट जो है वो जिससे टूटे ना। तो सामने वाला आपका स्टाफ अगर वो चीज मेंटेन नहीं करेगा तो आपका दिमाग नहीं खराब होगा कि भाई ये क्या चल रहा है। तो ऐसे आरबीआई ने स्ट्रेटेजीज बनाई और उसको रिवाइव करने पर टारगेट किया। पहले तो एक ऑफिशियल को भेज दिया, अधिकारी को, कि वो देखेगा। अब मान के चलो वो अधिकारी आप हो, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर को बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन एक्सेस करने और रिकवरी के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेने के डायरेक्शन दिए गए। अब देखो, बात ध्यान से समझना। अब मैं मानता हूं कि आरबीआई ने आपको भेजा कि अब आप जाओगे उस बैंक के अंदर। अब आप देख रहे हो बैंक की गड़बड़ी, अब आपको पता लग गई कि बैंक की गड़बड़ी क्या है, कि लॉस में है, एनपीए उसका बड़ा हुआ होगा तभी लॉस में। तो आप पूरी चीज देखोगे कि भाई क्या कारण है कि लॉस में है। तो अब बैंक वाले आपको बता रहे हैं कि सर इन लोगों ने लोन्स लिया है, अब ये लोन रीपे नहीं कर रहे हैं। आप सबसे पहली चीज जो है वो क्या करोगे कि लोन रीपेमेंट पर फोकस करोगे, है ना, रिकवरी पर फोकस करोगे। तो आप रिकवरी के लिए प्रॉपर स्टेप्स जो है वो लोगे कि क्या दिक्कतें थी, क्यों पैसा वापस नहीं आया, तो आप उस पर प्रॉपर काम करोगे। रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद बैंक को एसेंशियल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कवर करने की परमिशन दी, यानी कि बैंक को चलाने के लिए जो भी चीज जरूरी है तो उसके उसके लिए पैसा निकाला जाए। यानी कि ऐसा नहीं कि बैंक के पूरे एसेट्स को सीज कर दिया। भाई बैंक में लोग काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर टाइम पर सैलरी देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, जो भी बिल्स वगैरह आ रहे हैं वो चुकाने पड़ेंगे। तो उसकी इन्होंने इजाजत जो है वो दी है। तो आप एज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जाओगे, आप वहां पर अब बैठकर जो जरूरत की चीज होगी उसके लिए पैसा निकलवाओगे, और जो जरूरत का नहीं है उसके लिए बिल्कुल रिजेक्ट कर दोगे। तो आप अब बैठकर पूरी चीज वहां पर मॉनिटर करोगे, चीजों को सही करोगे। तो आरबीआई ने इस चीज पर जोर दिया है कि ये जो सिचुएशन जो बढ़ रही है इसके बेसिस पर रेस्ट्रिक्शंस में मॉडिफिकेशंस किया जा सकता है। ये फैसला एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में दे दिया कि अब आप वहां पर जाओ, आप हो एडमिनिस्ट्रेटर जैसे कि, अब वहां पर जाओ और अब वहां पर जाकर पूरी चीज चेक करो कि क्यों लॉस हो रहा है, उसका पूरा रिपोर्ट बनाओ, रिकवरी कैसे करनी है उस पर जो है वो सजेशंस दो। टीम को भेजो लोगों के घर पर कि भाई क्यों आपने लोन ले लिया, क्यों जो है वो रिकवर नहीं कर रहे, नहीं रिकवर कर रहे तो भाई उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज करो, अगर लोन जो है वो पॉसिबल हो तो। अगर अगर नहीं पॉसिबल है तो सेटलमेंट्स वगैरह करवाओ, एक ऑप्शन होता है सेटलमेंट करने का कि मिनिमम अमाउंट जो है वो रिकवर करके उनका अकाउंट जो है वो क्लोज करो, जिससे कि कुछ पैसा तो आए, जो नहीं आने की, जीरो की जगह कुछ आ रहा है, 20 25 30% 40%, तो भी बहुत बढ़िया है ना। तो ये चीज करने पर टारगेट जो है वो अभी किया गया है कि जिससे कि बैंक जो है वो उसकी रोलिंग जो है वो शुरू होगी, क्योंकि एक बार रोलिंग जो है वो शुरू होगी तो आपने जो गलतियां करी थी वो गलतियां आप इन फ्यूचर जो है वो नहीं करोगे। ठीक है, अभी के लिए लॉस जो है वो आपने झेल लिया, अब वो झेलेंगे तो ऑब्वियसली बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिन्होंने ये बैंक जो है वो तैयार किया है। बट आरबीआई के अंडर आता है, रेगुलेशन के अंदर आती है पूरी चीजें, तो अब आरबीआई का काम है, सरकारी काम है कि इस चीजों को ठीक करना। अब समझना ही पूरी कहानी। तो देखो, इस तरीके से चीजों को समझना रहता है। बाकी लोग जो है वो इकोनॉमिक्स को पता नहीं क्यों इतना हार्ड हार्ड तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब सुनो, कोऑपरेटिव बैंकिंग इंडिया के अंदर कैसी है। कोऑपरेटिव बैंकिंग गाइस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट्स या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट्स 2002 के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं। ये बैंक्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स या रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में कैटेगराइज होती हैं, यानी कि या तो उसको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहा जाएगा या रूरल कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स उनके मेंबर्स द्वारा ओन की जाती है, सहकारी बैंक होती है ना भाई। जैसे फॉर एग्जांपल 5 लोग ने मिलकर जो है वो कैपिटल जमा किया और अपना बैंक स्टैब्लिश किया, है ना, और वही लोग 5 लोग मैनेज कर रहे हैं, राइट। और यही जो है वो बैंक के कस्टमर्स भी होते हैं, राइट। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा कि अगर अब जैसे किटी पार्टी चलती, किटी पार्टी सभी को पता है कि सभी लोग जाते हैं, पैसा जो है वो जमा करते हैं, एक दिन एक की पर्ची जो है वो खुलती है, फिर वो पूरा पैसा जिन लोगों ने जमा किया वो एक के हाथ में जो है वो आ जाता है, राइट। तो ऐसे ही पूरा ये सिस्टम कोऑपरेटिव का जो है वो चलता है। गवर्नेंस मॉडल वन पर्सन वन वोट प्रिंसिपल फॉलो करता है। मतलब इसका गवर्नेंस ऐसा होता है कि भाई सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उसके जितने भी ओनर्स हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपना फंड कैपिटल जो है वो उसमें इन्वेस्ट किया है, सबके पास इक्वल पावर होती है वोटिंग की, है ना। जो मेंबर्स के बीच में इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर इंश्योर करती है कि भाई सभी लोग के हित के लिए जो है वो काम हो। तो कोऑपरेटिव बैंक्स ड्यूअल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर फंक्शन करता है, जिसमें आरबीआई और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बीच फंक्शंस डिवाइड होते हैं। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखना कि कोऑपरेटिव बैंक्स को जो है वो दो लोग जो है वो मॉनिटर करते हैं, उसके ऊपर निगरानी रखते हैं। एक आरबीआई तो करती है, और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। अब इनके फंक्शंस थोड़े डिफरेंट है। जैसे आरबीआई बैंकिंग के ऑपरेशंस पर नजर रखती है कि कैपिटल एडिक्वेसी क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, किसी को लोन दे रहे हो तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी। तो आरबीआई बिल्कुल फाइनेंस के आधार पर चीजें देखती है।
और जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के क्षेत्र अधिकार के अंडर जो ऑपरेट करते हैं, और वो बेसिकली ऑडिटिंग पर फोकस करते हैं, है ना, एसेट्स को कैसे मैनेज करना है उस पर देखते हैं, रिकवरी पर थोड़ा सा जो है वो ध्यान देते हैं। तो मेन फाइनेंस का काम जो होता है वो आरबीआई देखती है, और उसके अलावा मैनेजमेंट का काम जो है वो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी देखता है, राइट। तो आरबीआई के पास कोऑपरेटिव बैंक्स का लाइसेंस रद्द करने की अथॉरिटी होती है अगर वो प्रॉपर तरीके से अपनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मीट ना करें तो। समझ रहे हो? तो ये फैक्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना था, बस और क्या। अब देखो, जो जो महत्व जो होता है और चैलेंजेस क्या होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के। सबसे पहली चीज तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स छोटे बिजनेस और इंडिविजुअल्स को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि बैंकिंग सर्विस उनको आसानी से मिल सके अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसान और छोटी स्केल की जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं उनको लोन प्रोवाइड कराते हैं, राइट। और कोऑपरेटिव बैंक हिस्टोरिकली फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान इस स्टेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करती है, यानी कि जैसे कि 2008 में जब हमें देखने को मिला था कि ग्लोबल स्लोडाउन हुआ था, ग्लोबल क्राइसिस जो है वो आई थी, राइट। तो उनकी जो कंजर्वेटिव लैंडिंग प्रैक्टिस की वजह से थोड़ी सिचुएशन स्टेबल हुई, क्योंकि ये छोटे लोगों को टारगेट करते हैं, जिनको आसानी से आप छोटा अमाउंट जो है वो प्रोवाइड कर सको, जिससे कि उनका गुजारा जो है वो चल सके। और जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो उस दौरान ये कोऑपरेटिव बैंक जो है वो काफी हेल्प करती हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस अनबैंक्ड और अंडर बैंक्ड लोगों के लिए फाइनेंशियल सर्विस गैप को ब्रिज करने का काम करती है, यानी कि जिन लोग डायरेक्टली बैंकिंग सर्विसेज से नहीं जुड़े, तो उनको ये कोऑपरेटिव बैंक जो है वो सर्विस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, बट कुछ चैलेंजेस भी सामने आए इसके एक्सपेंशन को लेकर। 1990 में लिबरल लाइसेंसिंग पॉलिसी की वजह से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का रैपिड एक्सपेंशन हुआ, बहुत तेजी से काफी सारे बैंक्स ओपन हुए, जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का कारण बना। और लगभग एक तिहाई नए बैंक जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। 2004-2005 से आरबीआई ने कंसोलिडेशन स्ट्रेटेजीज परस्यू की है, जिसका रिजल्ट सेक्टर को मजबूत करने के लिए 156 मर्जर में हुआ, यानी कि सोचो 156 बैंक जो है वो मर्ज हुए, क्योंकि वो ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने बोला कि भाई अलग अलग नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करो, टीम के तौर पर करो, मिलकर करो, जिससे कि प्रॉफिट तो कर सको। फिर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और गवर्नेंस इश्यूज इंक्लूडिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं, काफी सारी चीज हो रही हैं, है ना, मैनेजमेंट के अंदर, तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आरबीआई ने अभी ये कदम उठाया। तो शासन को स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इस प्रकार के, वो प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट अपना संभाल सके। जो वीक कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको मर्जर कर दो, कंसोलिडेशन करो स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन के साथ, उनका उनको स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के अंडर रखो, स्ट्रॉन्ग बैंक के अंडर रखो। पॉलिसीज प्रॉपर तरीके से जो है वो देखो कि वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन की जा रहा है कि नहीं की जा रही, राइट, कैपिटल टू रिस्क रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये चीजों पर काम करना जरूरी है। बातें समझ में आई? बहुत आसान तरीके से एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्या? तो आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स को 12 महीने के लिए एक प्रोवाइड करा दिया एडमिनिस्ट्रेटर कि जाओ तुम, जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप बनो एडमिनिस्ट्रेटर आरबीआई के, और आप जाओ और आप क्या देखोगे? सबसे पहली चीज तो ये देखोगे भाई प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी बैंक में, दिक्कत क्या है भाई। तो आपने दिक्कत आपको बता ही दिया था आरबीआई ने कि ये लोग ढंग से जो है वो अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन नहीं कर रहे। सबसे पहली चीज आप क्या कराओगे? वो रेशियो को ठीक करवाओगे। दूसरी चीज है वो आप क्या करवाओगे कि जो जरूरी के खर्चे हैं बस वो ही निकलवाओगे, फालतू अननेसेसरली खर्चे नहीं करवाओगे। तीसरी चीज, जो बैंक का लॉस हुआ है लोन वगैरह देकर जो भी चीज करके, तो उस लॉस को आप रिकवर करवाओगे। तो आप बैंक को बेसिकली चलने के लायक जो है वो बनाओगे कि जिससे कि वो चल सके। और हाँ, ये चीज इंश्योर करोगे कि किसी का भी पैसा बैंक में अटके ना, कस्टमर्स अगर आए तो उनको तुरंत पैसा जो है वो मिलना चाहिए। फिर मैंने आपको बता दिया कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम कैसे ऑपरेट करती है हमारे यहाँ। तो ये कानून वगैरह के नाम थोड़े से ध्यान में रखने थे, इनके अंडर जो है वो आती है, दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया, ये लिख लेना। इनकी मतलब गवर्नेंस जो होता है 1 पर्सन 1 वोट के सिस्टम के आधार पर होता है, और इसके ऊपर निगरानी आरबीआई और आरसीएस दोनों रखती है, रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट सोसाइटी दोनों रखती है, ठीक है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखो, आरबीआई के फंक्शन फाइनेंशियल है और इसके मैनेजमेंट या मैनेजेरियल फंक्शन है। क्लियर? अच्छे समझ में आई पूरी इकोनॉमिक्स का पॉइंट? ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए बस टॉपिक की, और उसके अलावा कुछ नहीं। अब देखो, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है एक, टेस्टिंग क्वांटम ग्रेविटी। साइंटिस्ट गाइस नैनो क्रिस्टल्स का उपयोग करके ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या ग्रेविटी क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करती है। अब इसको डेप्थ में नहीं आना है आपको। रिसर्च का मेन एम है कि जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच गैप को फिल करना,
जनरल रिलेटिविटी मैक्रोस्कोपिक स्केल पर ग्रेविटी को एक्सप्लेन करती है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है वो एटॉमिक और सब एटॉमिक इंटरेक्शन को गवर्न करती है। तो मैक्रो लेवल पर जब बात की जाती है ग्रेविटी की तो हम जनरल रिलेटिविटी की बात करते हैं, और माइक्रो लेवल पर जब बात की जाती है तो क्वांटम की बात की जाती है। अब सुनो, क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को आपको यहां पर ध्यान से समझना है। यहाँ पर टॉपिक जो है वो ये वाला है, क्योंकि अभी साइंटिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं। तो कंडक्ट कर रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, जनरल रिलेटिविटी जो है वो क्या है। तो आओ इसको हम लोग समझते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स सब एटॉमिक पार्टिकल के बिहेवियर को गवर्न करती है, और फिनोमेना जैसे सुपर इम्पोजिशन और इंटैंगलमेंट को अलाउ करती है, जो क्लासिकल इंट्यूशन को डिफाई करते हैं। मतलब ये बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग की एक साइंस हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, जिसमें बिल्कुल सब एटॉमिक, एटॉमिक भी नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जो है वो स्टडी किया जाता है डिटेल में। जनरल रिलेटिविटी तो एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा बनाई गई थी। ग्रेविटी को स्पेस टाइम की कर्वेचर के रूप में डिस्क्राइब करती है, जो मास और एनर्जी के कारण होती है। ये दोनों थ्योरीज गाइस इंडिविजुअली सक्सेसफुल हैं, लेकिन फंडामेंटली इनकम्पैटिबल है, जो नेचर के एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी को डेवलप करने के प्रयास को प्रमोट करती है। अब आप बोलोगे सर नहीं आया समझ में, मुझे पता है ना। क्या आपको मैं बता दूं कि एग्जाम में आपसे क्या पूछेंगे, इतनी चीज, क्योंकि ये अपने आप में क्वांटम मैकेनिज्म एक अपने आप में एक अलग चैप्टर है, जो अपने आप में करीब 1 से 1.5 घंटा लेता है, क्योंकि उसको बिल्कुल बेसिक जनरल रिलेटिविटी के बेसिक से समझाना पड़ता है। तो इस टॉपिक के अंदर जो आपसे मेन क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आपको साइंटिस्ट वगैरह तो बनना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, और क्वांटम मैकेनिज्म का टॉपिक जो है वो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, तो इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछेंगे नहीं वैसे तो। और अगर पूछेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर फोकस करती है। और जनरल रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा बनाई गई थी। ये डिस्क्राइब करती है ग्रेविटी को, राइट, मास और एनर्जी के कारण ये तैयार हुई है, उसके कर्वेचर के कारण ये जो है ये बताती है। ये दोनों थ्योरी इंडिविजुअली अपने अपने में सक्सेसफुल है, बट फंडामेंटल रूप से ऑपरेट जो है वो नहीं कर पा रही है, तो इसी पर ही टेस्टिंग चल रही है। बस और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। और क्लासिकल मैकेनिक्स के अपोजिट, जहां मेजरमेंट सिस्टम को ऑल्टर नहीं करते, क्वांटम मैकेनिज्म मैकेनिक्स जो है वो डिक्टेट करती है, बताती है कि सिस्टम को मेजर करना उसे एक डेफिनाइट स्टेट में फोर्स करता है। मतलब क्लासिकल मैकेनिक से जस्ट विपरीत, मेजरमेंट सिस्टम को ऑल्टर नहीं किया जाता, बट क्वांटम मैकेनिक्स मेजर सिस्टम को भी ऑल्टर कर देती है। बोलती क्यों? क्योंकि वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में काम कर रही है, माइन्यूट पार्टिकल्स में काम कर रही है। अगर ग्रेविटी भी क्वांटम बिहेवियर एग्जिबिट करती है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करना पॉसिबल होना चाहिए जो क्वांटम स्टेट कोलैप्स में उसके रोल को कंफर्म करें। तो कुछ नहीं करना है इसमें, बेसिकली जो है वो आपको सिर्फ इतनी चीज है। क्वांटम मैकेनिक्स किस चीज पे काम करती है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके आगे आप लिख देंगे, राइट, और अलाउ करती है फिनोमेना जैसे कि सुपर इंपोजन और इंटैंगलमेंट, ये वाली चीज भी आप लिख लीजिएगा। और जनरल रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टाइन, वैसे तो जनरल रिलेटिविटी पूछेंगे, ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से। और आपके साइंस वाले टॉपिक के अंदर ये क्वांटम फिजिक्स का मैकेनिज्म का टॉपिक जो है वो आपसे आपको पढ़ाया जाएगा। और जहां पर आपने नहीं पढ़ा तो आपको ये वाला टॉपिक जो है वो कवर अप करना है, दैट्स इट, बस बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर अभी। क्योंकि इस पर देखो क्या हो रहा है कि इस पर साइंटिस्ट रिसर्चर रिसर्च कर रहे हैं, है ना। और जब रिसर्च करते हैं तो इससे रिलेटेड टॉपिक जो है वो नहीं आते। आपसे जनरल रिलेटिविटी जरूर पूछ लेंगे ये लोग, और वो भी सिर्फ इतना ही पूछेंगे कि किसके द्वारा ये फॉर्मुलेट जो है वो की गई है, और किस चीज के कारण जो है ये होता है। तो मास और एनर्जी आपको दो चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते समय भी इनको जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही। तो ये बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटी, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पर ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है, एप्पल गिरा तो ग्रेविटी, वो कॉन्सेप्ट कौन लेके आया? सभी लोग जानते हैं। तो उन्हीं की ये थ्योरी है। तो ये क्या स्टडी कर रहे हैं? ये बेसिकली ग्रेविटी को मेजर कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। कि ये ग्रेविटेशन जो पुल हो रहा है, जो फोर्स हो रहा है, उसको और डिटेल में और डेप्थ में समझने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं।
अगर ग्रेविटी जो है लिखा हुआ है इज फाउंड टू बी अ क्वांटम इन नेचर, इट वुड बी अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड यूनिफाइंग क्वांटम मैकेनिज्म एंड जनरल रिलेटिविटी। तो अभी भी ये ट्राई कर रहे हैं कि इस दो जो अलग अलग फिनोमिना है उसको, उसके गैप को फिल करने पर फोकस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये दोनों फिनोमिना जो है वो सेम ही है, जो एक ही तरीके से ऑपरेट करते हैं, बट उनका फंडामेंटल नेचर जो है वो डिफरेंट है। तो उस पर रिसर्च हो रही है, और जिस चीज पर गाइस रिसर्च हो कंप्लीट हो जाती है, फाइनल कंक्लूजन निकल जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी नहीं पूछते। तो इसमें अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना। ये रिसर्च पेपर्स बेसिकली दुनिया भर के जो रिसर्चर्स होते हैं जो पर्टिकुलर एक टॉपिक पर इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड, उनके लिए है ये। नहीं तो आप बोलो कि अरे यार सर, आप ये अभी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, टेंशन मत लेना। अक्सर लोग गलती करते हैं ऐसे टॉपिक में, टेंशन भर लेते हैं कि अरे बाप रे। मुझे गाइस 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाते हुए। मेरी आंखों के सामने मेरे स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, और काफी सारे तो ऐसे हैं कि जिनके सिलेक्शन से पहले ही मैंने बता दिया था कि बेटा तुम सेलेक्ट हो रहे हो, और वो हुआ यही। तो आपको लिटरली मैं आप बहुत दावे के साथ जो है वो इस चीज को कह रहा हूं कि अपना टाइम ऐसे टॉपिक्स पर वेस्ट मत करो, टाइम और एनर्जी जो एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से उतनी वेटेज नहीं रखते। उनका वेटेज कितना है जो मैंने आपको बता दिया, जनरल रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ग्रेविटेशनल फील्ड मैकेनिज्म, बस। खत्म, डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वांटम ग्रेविटी रिसर्च का देखो फ्यूचर, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूचर समझना मेंस के परस्पेक्टिव में 2 लाइन लिखने के बराबर है। पहले जो टेस्ट हुए थे जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड पर फोकस करते थे, जैसे ब्लैक होल के पास, अभी जो टेस्ट हो रहे हैं इसमें वीक फील्ड्स में क्वांटम ग्रेविटी को एक्सप्लोर किया जा रहा है। इसलिए मैंने आपको बताया कि क्वांटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर फोकस करता है, जो जिससे कि टेस्टिंग और बेहतर कर रहा है ये। एक्सपेरिमेंट की सक्सेस ये एविडेंस प्रोवाइड कर सकती है। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो ये एविडेंस प्रोवाइड करेगा कि ग्रेविटी सिर्फ एक क्लासिकल फोर्स नहीं है, बल्कि क्वांटम बिहेवियर भी एग्जिबिट करती है, कि उसके अंदर क्वांटम मैकेनिज्म की भी प्रॉपर्टीज है। बस, अब जो चीज अभी हुई नहीं है वो एग्जामिनेशन में क्यों आएगी बॉस? तो इसलिए जो चीज मैं बोल रहा हूं उस चीज पर जोर देना, अननेसेसरली इस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आप अपना टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करेंगे। अभी गंगा सागर मेला और सागर आइलैंड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जो है पढ़ा दिया था। ये इससे रिलेटेड नोट जो है वो लिख लेना, अगर जिन लोगों ने नहीं लिखा है। और ये भी देखो, 38th नेशनल गेम और इंडिया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी मैंने आपको जो है बोला था कि ये इससे रिलेटेड आपको नोट जो है वो लिखना है। 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड के अंदर 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में हुए, और उत्तराखंड की स्टेट बर्ड मोनल से, जो उसकी मैस्कॉट थी, उससे इंस्पायर्ड था। ठीक है, बस ये पूरे इसके फैक्ट जो है वो लिख लेना, प्रीलिम्स में जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये पीडीएफ थी 21 मार्च की गाइस। गाइस देखो, एक जो टॉपिक था वो था 22 मार्च का, जब मैंने आपको बोला था कि उसको डिटेल में हाई एंट्रोफी एलॉय कैटलिस्ट को जो प्रोडक्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए यूज में लिया जाता है, मेरे ख्याल से वो एमसीक्यू में वाला टॉपिक था 22 मार्च के अंदर। तो वो डेप्थ में जो है वो दिया नहीं था। तो अभी मैं उस टॉपिक को अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि वो मैं आपको अलग से इन्फॉर्मेशन सर्च करके दूंगा। वो मुझे पता है, वो मेरे पास रखी हुई है, डोंट वरी अबाउट इट। हम जो रेगुलर टॉपिक्स आ रहे हैं उसको हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि हाई एंट्रोफी एलॉय जो पीडीएफ में जितना लिखा था मैंने उतना तो आपको बता दिया था, बट मैंने बोला था कि अलग से मैं आपको और बताऊंगा, याद करो, है ना? तो वो मुझे याद है, मैं अपने पास आपके लिए हर चीज है वो नोट डाउन करके रखता हूँ कि कौन सी चीज कर ली कौन सी नहीं करी। जो चीज कर ली जाती है वो वाला पोर्शन जो है वो दूसरे फोल्डर में शिफ्ट हो जाता है, और जो चीज बच जाती है वो मेरी टेबल पे हमेशा रहती है। तो मुझे याद रहता है कि हाँ भाई ये मुझे टास्क फिनिश अप करने हैं। तो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, यहाँ पर आपने मुझे ज्वाइन किया है तो एक भी चीज आपकी छूटेगी नहीं, इस चीज के लिए श्योर श्योर रहना। तो मैं अभी चल रहा हूँ 24 24 नहीं, 24 वाला तो हो गया था। ये 24 मार्च की पीडीएफ है, इसमें तो पूरा पढ़ लिया था ना अपन ने। तो अपन को चलना है अभी मेरे ख्याल से 25 और 26, 25 और 26 दो का छूट गया था। कार टी सेल थेरेपी, ये याद आ रहा है? कैंसर से रिलेटेड ये टॉपिक हमने जो है कवर अप किया था। मैं एक बार नीचे ले जाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। अरे हाँ, ये देखो ये पूरा पड़ा हुआ हाईलाइटेड भी है, ये याद आ रहा है ना पूरा? ये हमने डिस्कस किया हुआ था। अच्छा, इसी में था क्या ये हाइड्रोजन वाला टॉपिक? ये पाई का था? नहीं नहीं, इसमें जो है नहीं था, वो 22 में ही था क्योंकि लिखा हुआ है। तो ये सॉरी, ये गलती से ये 24 मार्च की पीडीएफ ओपन हो गई है। मैं 1 मिनट ये पीडीएफ हटाता हूँ, 25 मार्च की पीडीएफ ओपन करता हूँ। रुकिए, उसमें है एक टॉपिक जो मिस हुआ है। ये देखो, ये दिख रही है आपको पीडीएफ सभी लोगों को?
क्या होता है कि कई बार टॉपिक्स जो है वो बड़े आ जाते हैं, और दूसरी चीज उसमें कुछ और चीजें होती हैं जिससे रिलेटेड मुझे नोट्स की जरूरत पड़ती है, और आपको बेहतर तरीके से प्रोवाइड कराने के लिए चीजें। तो इसके टॉपिक 4 से हम लोग को जो है वो कवर अप करना है यहाँ पर। जो टॉपिक है इसका, स्पेस मिशन ह्यूमन, ये वाला मैंने आपको बता ही दिया था। टॉपिक 4 पे जो है वो अपन चलते हैं। देखो ये पूरा हाईलाइटेड है पीडीएफ जो मैं आपको बताता हूँ। 4, 3 वाला देखो, ये वाला अपन ने कर लिया था, पूरा हाईलाइटेड दिख रहा है आपको। टॉपिक 4 नहीं किया था, आई नो वेरी वेल कि कौन से टॉपिक्स हुए हैं कौन से नहीं हुए हैं। टॉपिक 4, आइए। अब जो चीज बोलूंगा वो चीज है वो आपको लिखनी है। क्लाइमेट क्राइसिस नियरिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस थ्रेशोल्ड। तो क्या मुझे आपको इसको बताने की जरूरत है जो रेगुलर स्टूडेंट्स है? नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। आईपीसीसी ने पहले 1.15 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर लेवल बढ़ गया है, वो उसकी रिपोर्ट कर दी थी। अब और खतरनाक चीज आ गई है। 2024 स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, ये लिख लेना, ये दी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कहा गया था 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर लेवल को बढ़ने नहीं देना है, कम रखना है उससे, 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तो जाने ही नहीं देना है। अभी तक हम लोग जो है वो पहुंच गए हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस के थ्रेश होल्ड तक। पिछले 19-20 महीने में ऑलरेडी टेम्परेचर जो है वो इस लिमिट के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड हो गया। साइंटिस्ट जो है वो बोल रहे हैं कि भाई ये स्थिति जो है वो खराब होती ही जा रही है। रिपोर्ट जो है वो ऐसा बोल रही है कि हम एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा खराब कर चुके हैं कि अब वो कंडीशन उसको ठीक करने की बची ही नहीं है, इरिवर्सिबल, कि आप उसको रिवर्स नहीं कर पाओगे। सी लेवल राइज होगा ही होगा, ओशियन एसिडिफाई होंगे ही होंगे, एक्सट्रीम वेदर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जल्दी से दूसरा प्लेनेट देखना पड़ेगा। और स्थिति जीने लायक जो है वो छोड़नी है, तो अभी ये क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना पड़ेगा। कहानी वही है ना, कि अटेम्प्ट्स बिना तैयारी किए देते जाओगे, एज बढ़ती जाएगी, लाइफ में सीरियस जो है वो नहीं होगे, तो एक पॉइंट जो है वो आएगा कि स्थिति ऐसी हो गई कि भाई अब तो साम दाम दंड भेद करके रहो, पढ़ना ही है चाहे कुछ हो जाए, वरना जिंदगी बर्बाद। तो कहानी वही है कि ऐसी चीज, ऐसी समय रहते हुए चीजें कर लो, वरना ऐसी कंडीशन ना आए कि इरिवर्सिबल उसका इफेक्ट जो है वो खत्म ही नहीं होगा, कि अब तो गई, अब तो करियर बनाने का टाइम ही खत्म हो गया, अब क्या करेंगे, हैं? तो वैसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए, पूरी फोर्स लगाओ। तो यही चीज है। रिपोर्ट में कुछ नहीं था, रिपोर्ट का बस नाम जो है वो लिख लेना, बस यही वाली चीज थी। रिपोर्ट के अंदर यही बताया गया कि पूरे दुनिया भर का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब तो 1.5 डिग्री सेल्सियस का थ्रेशोल्ड याद रखो, ये वाला आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स 2024 में देखने को मिल ही रहे हैं हम लोग को। साइक्लोन्स कितने आए, फ्लड कितने आए, सूखा कितना पड़ा है, हाईएस्ट है पिछले 16 सालों में। ये वाला पॉइंट मेंस के लिए लिख लो। हीट वेव्स ने जो है वो अलग अलग रीजन को बुरी तरह से अफेक्ट किया। हज पिलग्रिमेज सऊदी अरेबिया के अंदर, वहां पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था। जो लोग गए थे ना हज करने, तो उनकी हालत खराब हो गई थी। उसके कारण बहुत सारे मृत्यु भी हुई हैं। मल्टीपल शॉक्स, कॉन्फ्लिक्ट, एक्सट्रीम ड्रॉट्स, फूड प्राइसेस का बढ़ना, ये पूरी चीज देखने को मिली है। 2024 में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है काफी तेजी से। प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 151% बढ़ गया, सोचिए आप। कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट रिकॉर्डेड है पिछले 8 लाख सालों में, सोचिए आप। लिखने की जरूरत नहीं है। आइस शीट्स मेल्ट हो रही हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है। स्थिति जो है वो काफी तेजी से खराब होती जा रही है। सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है, ओशियन गर्म हो रहा है, एसिडिफिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है, राइट? कोई मुझे कमेंट बॉक्स पे ये कंसेप्ट जो है बता सकता है लिखकर कि टेम्परेचर का क्या रिलेशन है ओशियन एसिडिफिकेशन में? ये टॉपिक एनवायरमेंट के अंदर आता है जब आप वाटर साइकिल के टॉपिक को जो है वो कवर करते हो, उसमें एसिडिफिकेशन भी जो है वो समझाया जाता है कि टेम्परेचर का डायरेक्ट। अच्छा मुझे बताओ कि सी लेवल टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा तो पानी के अंदर एसिडिफिकेशन ज्यादा होगा या कम होगा? और क्या एसिडिफिकेशन या टेम्परेचर का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कोई लेना देना है कि नहीं? ये सब कंसेप्ट्स क्लियर तभी होंगे जब आपके जनरल स्टडीज प्रॉपर रहेंगे। अब आप बोलोगे कि अरे सर वो भी कवर कराओ, तो भाई ये करंट अफेयर्स का लेक्चर है, उसको कवर करने के लिए ऑप्शन मैंने दिया है ये। जनरल स्टडीज कवर तो करनी ही पड़ेगी। इस नंबर पर कांटेक्ट करो, जनरल स्टडीज की क्लासेस लो, सीरियस हो थोड़ा अपनी अपनी तैयारी के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। बहुत सीरियस होना जरूरी है। सीरियस जो है वो नहीं होगे तो गेम इज ओवर। आपको अपने ऊपर अब मेहनत करनी है।
अपने ब्रेन को स्ट्रांग करने के ऊपर जो है वो मेहनत करनी है, पढ़ाई घंटों तक जो है वो आपको करनी है, उसके लिए कुछ चीजों पर काम करना पड़ेगा। एक एडवाइस जो है वो देता हूँ, ओमेगा 3 और ओमेगा 9 ये लेना अपनी डाइट में जो है वो शुरू करो। ये आपकी ब्रेन पावर को जो है वो एक्सट्रीमली इंप्रूव जो है वो करेगा। मैं काफी समय से एक कंपनी से जो है वो जुड़ा हुआ हूँ, जो अमेरिका से ये प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट करती है। अब ये यहाँ पर तो मैं बता नहीं सकता, राइट, सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म में, बट मैं आपको इतना जरूर जो है वो बता सकता हूँ कि आप जो है ओमेगा 3 ओमेगा 9 का इनटेक करो जहां से भी अच्छा मिले आपको। मैं इंपोर्ट कराता हूँ वाले प्रोडक्ट्स काफी अच्छे होते हैं, और थोड़े मतलब कॉस्टली होते हैं, हल्के से, इतने कॉस्टली नहीं है कि भाई कि आप अपने ऊपर खर्च ही ना कर पाओ। जब जिम जाने वाला व्यक्ति जो है वो 5-5 हज़ार रुपये जो है वो खर्च करता है प्रोटीन के डब्बे में हर महीने का, तो यहाँ पर ये कैप्सूल, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। चलो एनीवेज, ओमेगा 3 ओमेगा 9 अपने मतलब वो छोड़ो, अपने ऊपर जो है वो काम करो। आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको अपने ब्रेन को स्ट्रांग करना है, तो उसके लिए डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी। ब्रेन को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो जरूरी है। तो ये सब चीजें मैं इसलिए बताता हूँ आप लोग को कि आप लोग पढ़ाई की तरफ जो है वो आगे बढ़ें। देखो, इकोनॉमिक लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है क्लाइमेट चेंज के चलते, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत कॉमन है, इसको लिखना नहीं है, इसको याद रखना है। और याद कब रखोगे? जब ब्रेन में स्ट्रेस नहीं होगा, ब्रेन हेल्थ, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। उसके लिए लो चीजें, बॉडी बिल्डर लेते हैं ना अपनी बॉडी को बनाने के लिए, तो आप क्यों नहीं ले रहे हो? आप क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो? कोर्सेज करो भाई, कोर्सेज लो। यहाँ पर आपको रेडीमेड चीजें मिलेंगी, आपको जो है वो सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना, टाइम देना बस आपका काम है। जैसी गाइड किया जा रहा है उस अकॉर्डिंग चीजें करना आपका काम है। बस यही था इस टॉपिक के अंदर, और कुछ खास चीजें नहीं है। माइक्रो लाइटनिंग एंड द ओरिजिन ऑफ लाइफ, एक और साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। एक स्टडी सामने आई है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जो चैलेंज कर रही है मिलर यूरे हाइपोथेसिस को। तो लिख लो भैया, मिलर यूरे हाइपोथेसिस, सिर्फ प्रीलिम्स में आएगा ये वाला क्वेश्चन। लाइफ के ओरिजिन की थ्योरी जो है वो किससे रिलेटेड है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो, और या फिर मैच द फॉलोइंग में आ रहा है, तो मिलर यूरे हाइपोथेसिस ध्यान में रखना। ये ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड ये कंसेप्ट है। तो आओ इसको जो है वो मैं समझाता हूँ आपको। माइक्रो लाइटनिंग और ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में समझेंगे। मिलर उरे हाइपोथेसिस, परिकल्पना, परिकल्पना इसको हिंदी में बोलते हैं। अब इसमें यह सुझाव दिया गया है एक स्टडी में कि पानी की बूंदों के अंदर माइक्रो लाइटनिंग ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के गठन में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब पानी का जो छोटा छोटा ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट है ना, सूर्य की किरणें उससे पास होती हैं, तो वो माइक्रो लाइटनिंग जो क्रिएट करता है। तो वो बोल रहा है कि उसके कारण लाइफ जो है वो ओरिजिन हुई। और आपको पता है कि सोर्स ऑफ लाइफ सन है, सूर्य है, और वाटर, पानी के बिना जीवन संभव नहीं, बोलते हैं ना। सूर्य एनर्जी प्रोवाइड कराता है, पढ़ते हुए ये सब चीज आपको ऑलरेडी पता है। फोटोसिंथेसिस, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी धरती के अंदर, प्राइमरी सोर्स सन बोलते हैं ना। तो ये वही कंसेप्ट है। तो जो रिसर्चर्स हैं, इनने देखा कि पानी की बूंदों के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि एक प्रकार का केमिकल कंपोजिशन हो रहा है, छोटी छोटी स्पार्कों को जन्म जो है वो ये चीज देती है, कुछ चीजें, कुछ कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, जो बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स के गठन में सहायक होते हैं। तो ये चीज ये बता रहे हैं रिसर्चर्स ने, यही पाया गया कि स्प्लैशिंग या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करना ये इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करता है, जो कि हल्का सा स्पार्क क्रिएट करती है, जो बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट, उसको जन्म देते हैं। स्टडी स्टडी सजेस्ट कर रही है कि नेचुरल वाटर बॉडीज जैसे कि ओशियन वाटरफॉल्स, रेनफॉल, ये बेसिकली प्रीबायोटिक केमिस्ट्री से बनी है, जो कि लाइफ धरती पर चल रही है उसको इमर्ज करती है। अब ये फालतू की चीजें याद नहीं रखनी है, अगेन उस टॉपिक में मैं आपको बता रहा था, सेम इस टॉपिक में बताऊंगा। कंसेप्ट आपको क्लियर हो ही गया है, सिंपल सा, कि ड्रॉपलेट्स के अंदर कुछ ऐसा केमिकल कंपोजिशन होता है कि जो कि लाइफ को ओरिजिन करने में हेल्प करता है। तो ये रिसर्चर्स ने पाया है, कंक्लूड नहीं हुई है थ्योरी, अभी भी स्टडी चल रही है, तो नहीं पूछेंगे, ये जरूर पूछ लेंगे मिलर उरे हाइपोथेसिस किससे एसोसिएट है, बस ये चीज ध्यान में रखना। इन्होंने यही डेमोन्स्ट्रेट किया था कि अगर आप पानी के मिक्सचर में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हो, पानी, मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन के मिक्सचर में, तो एमिनो एसिड प्रोड्यूस जो है वो होता है, जो कि लाइटनिंग, जैसे बिजली जब चमकती है ना, तो उस आइडिया को जो है वो सपोर्ट करता है, और फिर लाइफ का फॉर्मेशन जो है वो ट्रिगर होता है। इतना डेप्थ में जो है जाने की जरूरत नहीं है।
अब नई हाइपोथेसिस ये बता रही है कि माइक्रो लाइटनिंग ही ड्राइवर है, माइक्रो लाइटनिंग के चलते ही धरती पर जो है वो लाइफ आई है। ठीक है, बाकी ये चीज नहीं पूछेंगे आपसे। कुछ एसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, तो स्टडी ये बता रही है कि माइक्रो लाइटनिंग जो पानी के ड्रॉपलेट के अंदर होती है, बूंद के अंदर होती है, तो ये कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाती है जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। और ये बात तो आप जानते ही हो, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड इन्होंने मॉलिक्यूल्स के अंदर डिटेक्ट किया। यूरेसिल जो कि एक आरएनए और डीएनए का कंपोनेंट है, ग्लाइसिन जो कि एमिनो एसिड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये टर्म्स जो है वो पढ़े होंगे, हाइड्रोजन साइनाइड, ये बेसिकली बायोकेमिकल कंपाउंड्स का हम लोग को प्रीकर्सर जो है वो देखने को मिलता है। तो ये चीजें हैं, उससे पहले जो तैयार होता है ना बायोकेमिकल कंपाउंड, उससे पहले हाइड्रोजन साइनाइड हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वाले टर्म्स जो है वो लिख लो बस, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ सकते हैं, तो ये बायोमोलिक्यूल्स है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये केस से रिलेटेड टॉपिक था, ये बोला था शायद मैंने आपको, एक बार जो है वो रीड कर लेना। ये जो है वो ऑरोविले फाउंडेशन वर्सेस नवरोज कैरे कैरेस मूडी का ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। मोदी मोदी मूडी, MODI, MODY है, प्रोनाउंसिएशन सेम, शब्द अलग अलग, वर्ड्स अलग अलग। तो देखो भाई, इसके केस में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू डेवलपमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट के बराबर, यानी कि भाई अपने पर्यावरण को जो है वो साफ रखो और डेवलपमेंट करो, ये इक्वली दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। राइट, तो ये गोल्डन बैलेंस जो है वो इंश्योर करता है आर्टिकल 14, 19, 21 की, भाई डेवलपमेंट भी करो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका उससे रिलेटेड ये केस हम लोग को देखने को मिला। NGT के एक ऑर्डर को जो है वो हटाया सुप्रीम कोर्ट ने, और ऑरोविले के मास्टर प्लान को जो है वो डायरेक्शन दिया, क्योंकि देखो यार, हम लोग को जो है वो एडिशनल एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं करना है, और ज्यादा आप ज्यादा एनवायरमेंट को, यानी कि जंगल वगैरह मत काटो, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उस पर जो है वो डेवलपमेंट करने पर फोकस करो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दरकाली जंगल जो हम लोग को देखने को मिलता है, दरकली वन, ये बेसिकली फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंडर नहीं आ रहा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, इससे रिलेटेड नोट्स। यमन और हाउती से रिलेटेड टॉपिक आपको जो है वो ऑलरेडी पता ही है। यमन जो है वो लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ शेयर करती है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। और हाउतीज तो आपको ऑलरेडी पता है, मिलिटेंट ग्रुप, बैंड बजा के रखी हुई है अभी तो। इसराइल के बीच में इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, ये गाजा जो पट्टी है, गाजा स्ट्रिप है, तो यहाँ पर इनका जो वो था, बेस था बेसिकली प्रॉपर, तो उसको जो है वो अब खत्म कर रहा है इसराइल, वहां से लोगों को जो है वो निकाल रहा है ना, बोल रहा है कि यहाँ पे हम डेवलपमेंट जो है वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यूएसए के कहने पर। तो ये लोग अभी इनके बीच में काफी इश्यूज हम लोग को जो है वो कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहा है। बस यही था एक ओवरऑल टॉपिक इसके अंदर का, और कुछ नहीं है। तो 25th हमने खत्म कर दिया, अब 26th वाले टॉपिक की तरफ हम, PDF की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट देना, मैं उस PDF को जो है वो 1 मिनट निकाल लूँ, मेरे पास है नहीं अभी वो PDF। चलो, ये आ गया 26th वाला, और इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक था, बोस मेटल वाला और क्वांटम। क्वांटम वाली, आज पूरे साइंस वाले टॉपिक कैसे फंस गए यार, क्योंकि मैं सीरीज में पढ़ाता हूँ। क्वांटम वाला ऐसे टॉपिक है, चलो ठीक है, बट जो स्टूडेंट नए देखते होंगे वो, उनको जो है वो मजा तो आ गया होगा चीजें, टॉपिक, क्योंकि मैं क्लैरिटी के साथ बताता ही हूँ। नए मतलब जो नई नई प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाई GS पर कमांड डेवलप करना बहुत जरूरी है, GS पर कमांड डेवलप नहीं करोगे तो दिक्कत में जो फंस जाओगे। ये वाला टॉपिक बोस मेटल एंड देयर क्वांटम, ये बेसिकली ये पूछेंगे आपसे प्रीलिम्स के अंदर, ये 95% से ज्यादा चांसेस है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, VVIP टॉपिक है ये। तो ये एक इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, जो बोस मेटल और उनकी क्वांटम सिग्निफिकेंस से रिलेटेड है। आजकल कई साइंटिस्ट कुछ ऐसे मटेरियल्स की खोज कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल थ्योरीज को चैलेंज करते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा। राइट, जनरल रिलेटिविटी को चैलेंज करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा जो है वो लिया जा रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड की रिसर्च के लिए। वैसे ही यहां पर हम जो है वो बात करेंगे नियोबियम
डेसिलेंडाइट के बारे में, NbSe2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये लिख लो भाई आप, नियोबियम डिसिल डीसेलेनाइड, डीसेलेनाइड NbSe2। अब क्या हो रहा है कि जितने भी जो एग्जिस्टिंग मटेरियल्स थे ना, अब उसको चैलेंज करने के लिए दूसरे मटेरियल्स को अब सामने रखा जा रहा है, दूसरी थ्योरीज को सामने रखा जा रहा है, और कुछ नहीं। तो ये पहले तो ये समझ लो बोस मेटल क्या है, ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा बोस मेटल से रिलेटेड ही। देखो रिसर्चर चाइना और जापान की ये बोल रहे हैं कि उनके पास एविडेंस है जो सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो NbSe2 जो है वो बोस मेटल की प्रॉपर्टी उसमें है। मतलब कुल मिलाकर जो ऑलरेडी जो मेटल्स अवेलेबल हैं, तो रिसर्चर्स दूसरे मेटल को भी जो है वो स्टडी कर रहे हैं, और जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसके साथ चैलेंज कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो ग्रोथ डेवलपमेंट एक्सप्लोरेशन है, ये तो जिंदगी भर चलेगा, है ना। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना। निबोबियम डिसिलेनाइड। अब देखो ये क्या है, पहले उससे पहले बोस मेटल, पहले ये समझना जरूरी है, ये समझोगे तब जाकर, क्योंकि ये अभी मेटल क्या है, ये बोल रहे हैं कि ये वाला मेटल जो है, बोस मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर भी है ना। ये यही चीज कही जा रही है और कुछ नहीं। बस यही चीज आपको समझनी है कि ये रिलेटेड है कहीं ना कहीं बोस मेटल से, ऐसा अभी रिसर्च में बताया गया। पहले बोस मेटल समझो, फिर इस पर बात करेंगे, तब क्लैरिटी मिलेगी। देखो यार, बोस मेटल को समझना बहुत जरूरी है, और उससे रिलेटेड, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो ये एक एग्जॉटिक क्वांटम स्टेट है, जहां इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी कि हाई लेवल की क्वांटम स्टेट, जहां इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी कॉपर पेयर्स तो बनते हैं, वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ट्रांसफॉर्म नहीं होते। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, तो ये भी सुन लो। सुपर कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो बिल्कुल जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रखते हैं, मतलब वो एनर्जी लूज नहीं करते। सुपर कंडक्टर मतलब ऐसा ऐसा मटेरियल जिससे एनर्जी लूज नहीं होती। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हो कि आप एक बल्ब जब जलाते हो तो उसमें उसमें क्या एनर्जी लूज होती है? यस, हीट के फॉर्म में। इसलिए आज की डेट में नई नई LED वगैरह टेक्नोलॉजी जो है आ रही है, जिससे कि एनर्जी को कंजर्व करें, कि एनर्जी लॉस ना हो। ये जो ट्रांसमिशन लाइन जो लगी रहती है, बिजली के जो खंभे लगे रहते हैं, इससे भी तो 100% बिजली जो है वो ट्रांसफर होती है, पॉइंट A से पॉइंट B में। नहीं, उस बीच बिजली का लॉस भी होता है, एनर्जी का लॉस होता है। बट सुपर कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल जो बिल्कुल जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिखाते हैं, मतलब एनर्जी लॉस नहीं करते। लेकिन बोस मेटल में ऐसा नहीं है, ये रेजिस्टेंस रखते हैं लेकिन ऑर्डिनरी मेटल से बेहतर कंडक्टिविटी दिखाते हैं। मतलब होगा इसमें भी लॉस, बट बेहतर है ये ऑर्डिनरी मेटल से, इसलिए ये बोस मेटल है। अब ट्रेडिशनल थ्योरीज कहती हैं कि मेटल्स को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे या तो इंसुलेटर होना चाहिए या फिर सुपर कंडक्टर, है ना। या तो इंसुलेटर है, कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है, हम बोलते हैं ना, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर, तो वो जो बैड कंडक्टर है वो इंसुलेटर है। तो ये कह रहे हैं कि बोस मेटल जो है, ट्रेडिशनल थ्योरी जो है वो कहती है कि ये जो एनोमलस मेटालिक स्टेट जो होती है, AMS, इसमें मेटल्स को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे या तो इंसुलेटर होगा वो, यानी कि मेटल जीरो टेम्परेचर पर है, तो या तो वो बैड कंडक्टर बन जाएगा, या फिर सुपर कंडक्टर जो है वो बन सकता है, कि इलेक्ट्रिसिटी लॉस करेगा ही नहीं। समझ रहे हो आप? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस चीज को हम लोग बोलते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर तरीके से पास हो। बैड कंडक्टर जिससे पास ना हो, मतलब इंसुलेटर। कमॉन से यस और नो, यही यही चीज होती है। बताओ। तो अगर टेम्परेचर जीरो है तो दैट मीन्स एनर्जी नहीं है, तो इंसुलेटर या सुपर कंडक्टर वो एनर्जी जो है वो बाहर ही नहीं रिलीज कर रहा है, अंदर ही अंदर 100% एनर्जी जो है वो मूव हो रही है एक स्टेट से दूसरी स्टेट की जगह, वो लॉस ही नहीं कर रहा है। यस, ट्रांसफर नहीं होगी एनर्जी, पॉइंट A और पॉइंट B पे ही जाएगी, बीच में ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये भी तो अच्छी चीज है। हम जो है, तार जो होता है, ठीक है, बहुत और मैं इजी तरीके से समझाता हूँ जिससे कि हर एक इंसान को समझ में आ जाए। अब तार होता है बिजली का, बिजली का तार जो है उसको आप ऊपर से छीलते हो, फिर अंदर वायर निकलती है। सभी ने देखा है, सभी ने छीला भी होगा, है ना। तो वायर और उसके ऊपर जो कोटिंग होती है, तो कोटिंग को आप पकड़ते हो, अगर आप जो बोलते हैं ना कि अब वो कि ऐसे ही नॉर्मल तार जो है वो अगर आप पकड़ लो अंदर वाला, तो झटका लग जाएगा, बट बाहर अगर उसके पकड़ोगे आप,
तो झटका नहीं लगेगा बाहर की कोटिंग को। क्यों? क्योंकि जो बाहर की कोटिंग जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रही है अंदर से बाहर। तो पास नहीं कर रही है, दैट मीन्स कि वो लूज नहीं हो रही है। तो वो इंसुलेटर की कैटेगरी में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। यस। समझे कि नहीं समझे अभी तक चीजें? तो ये बोल रहे हैं कि अगर मेटालिक स्टेट में कोई एनोमलस मेटालिक स्टेट अगर कोई है तो वो ऐसी स्टेट है, या तो टेम्परेचर जीरो रहेगा, राइट, तो इंसुलेटर कहलाई जाएगी वो, कि भाई कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही, या फिर सुपर कंडक्टर कि ऐसे पास हो रही है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ही जाएगी, उस बीच कहीं लूज नहीं होगी। तो लेकिन बोस मेटल इस थ्योरी को चैलेंज करता है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी दिखाता है अल्ट्रा लो टेम्परेचर में, यानी कि अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे भी आप मतलब ये एज अ इंसुलेटर नहीं बल्कि गुड कंडक्टर का जो है वो काम कर देगा। ये चीज है। अब दूसरा मेटल जो है इस पर फोकस करें तो ये टाइप 2 सुपर कंडक्टर है, नियोबीजियम डी सेलेनाइड, जो अभी कह रहे हैं कि जिसकी प्रॉपर्टी बोस के साथ है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें याद क्या रखना है? देखो याद ये रखना है कि जो बोस मेटल है, अब जो चीज याद रखने वाली है वो लिख लो पॉइंट। बोस मेटल जो है, कूपर पेयर्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं ये बनते तो हैं, बट वो सुपर कंडक्टिंग फेज में ट्रांजिट जो है वो नहीं होते, मतलब वो सुपर कंडक्टर नहीं बनते। सुपर कंडक्टर जो होता है उसमें जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो मैं आपको बता चुका हूं, बट कुछ रेजिस्टेंस जो होता है वो दूसरे मेटल से बेटर होता है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी लूज तो करेगा बट कंपैरेटिवली दूसरे मेटल के मुकाबले बहुत कम लूज करेगा, राइट। तो ये सुपर कंडक्टिंग फेज में नहीं है, बट ये ऐसे फेज में है कि दूसरे मेटल के कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रिसिटी लूज नहीं करेगा। फिर एनोमलस मेटेलिक स्टेट कौन सी होती है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर जीरो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट जीरो, थ्योरी सजेस्ट करती है अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है तो या तो वो इंसुलेटर होगा कि कोई कंडक्टिविटी नहीं है उसमें, या तो सुपर कंडक्टर होगा, इतनी है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ही भेजेगा उसको। तो बोस मेटल जो है वो इससे जस्ट अपोजिट है, बोलता है, मतलब कुल मिलाकर सोचो अब इसका उपयोग कहां पर होगा, कि भाई आपको एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचानी है जिसमें आपका कम से कम एनर्जी का लॉस हो, तो बोस मेटल के थ्रू आप पॉसिबल कर सकते हो, तो वो बोस मेटल है। अब बोल रहे हैं ये बोस मेटल की प्रॉपर्टी जो है वो किसमें है, इस वाले मेटल में, नियोबियम डी सेलेनाइड। अब आपको मेरे ख्याल से कहानी पूरी क्लियर हो ही गई होगी, है ना, कि ये इलेक्ट्रिसिटी को, एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाने में कम से कम लॉस करेगा। तो ये चीज है, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास होने देती हैं जबकि वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में रहता है, NbSe2। इसका बिहेवियर टाइप 1 सुपर कंडक्टर से अलग है जो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल करते हैं कंप्लीटली। तो ये सब इतना जाने की रहो आपको आवश्यकता नहीं है। ये दो चीज जो मैंने आपको बताई सिर्फ उसके बारे में रहो आपको ध्यान में रखना है, दैट्स इट। इसका उपयोग आप क्वांटम, बोस मेटल का उपयोग क्वांटम कंप्यूटिंग में जो है वो करोगे, राइट, बेटर एनर्जी के लिए। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में होता है ना भाई, नेक्स्ट जनरेशन, कि भाई कम से कम लॉस हो, प्रॉपर 100% एनर्जी जो है वो पॉइंट ए टू पॉइंट बी में रहेगा। सुपर कंडक्टिविटी की रिसर्च में बोस मेटल का उपयोग जो है वो होता है। बस यही चीज है। चैलेंजेस और फ्यूचर रिसर्च इस पर है, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आएगा नहीं। अभी जो मेटल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। बाकी सोनिक वेपन्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है, तो यहाँ से जो है एक बार आप रीड जो है वो कर सकते हो उसके बारे में। बाकी उतना कुछ खास समझाने वाली चीज जो है वो है नहीं, ये वाली। यूपीआई इंसेंटिव स्कीम प्रमोट कर रही है लो वैल्यू पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन अंडर 2000 बाय ऑफरिंग 0.1% इंसेंटिव्स टू एक्वायरिंग बैंक। तो देखो यार, ज्यादा से ज्यादा लोग यूपीआई का यूज करें, इसके लिए इस प्रकार का प्रमोशंस हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। देखो लिखा है ना, इंकरेज करने के लिए डिजिटल पेमेंट्स, तो ये चीज लिख लेना, ये आपके लिए जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। नामरूप 4 यूरिया प्लांट जो है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि यूरिया प्रोडक्शन को बूस्ट करना नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर ये आता है। अच्छा, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड इन्होंने अलग अलग चीजें मेंशन कर दी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को रिवाइज किया गया, 3400 आउटलेट्स का जो है वो रखा गया, 3400 करोड़। कैटल ब्रीडिंग पर ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में तो आपको ऑलरेडी बताया ना, देसी गाय से रिलेटेड ये स्कीम हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाली प्रोसेस भी जो है वो शामिल है, याद हो तो। बस यही था गाइस। तो ऐसे मैंने आपको पूरे टॉपिक्स जो अभी पिछले हफ्ते में जो है वो छूटे थे, तो वो मैंने अभी कवर करा दिए। और अब मैं मिलूंगा आपसे रेगुलर लेक्चर में। यहाँ तक मैंने पूरा फिनिश जो है वो कर दिया आपका। अब कल के लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।